वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल मशीन रूल्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एक और न्यू बाइक आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। न्यू नहीं, थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, बट आज इस बाइक का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये बाइक बिलोंग करती है अपने अथर भाई को। भाई जब बहुत टाइम पहले ली थी, मैं तो थक गया उन्हें बोलते बोलते कि भाई ओनरशिप बनवा दो, ओनरशिप बनवा दो। दुनिया जहान की बनवा दी, बस मेरी बाकी थी। खैर फिलहाल आज का जो संडे है भाई, आज आपको पता चल जाएगा इस बाइक के बारे में कि अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि आपको क्या ये अपाचे RTR 310 खरीदनी चाहिए या नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाइक बहुत अच्छी तरीके से चल चुकी है। ऑलमोस्ट जो ओनर है भाई, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है उन्होंने कर लिया होगा। सो पूरी डिटेल में जानेंगे क्यों ये बाइक परचेज करी, क्यों ड्यूक 390 नहीं करी, 250 पे भी जा सकते, तो और भी बहुत सारे सवाल हैं। खैर मैं चला जाता हूँ कैमरे के पीछे, और भाई ने कैमरा पकड़ रखा है तो भाई को बुलाते हैं यहाँ पर सामने और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस बाइक के बारे में। सो वेल गाइस, ये हैं अपने अथर भाई। अथर भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई। बहुत बहुत मेहरबानी हुई आपकी जो आपने मेरे को आज का वक्त दिया। मुझे लग तो नहीं रहा था कि वीडियो बन पाएगी। बात दरअसल ये है कि मैं नहीं चाहता था कि आप एकदम नई वाली बाइक की बनाओ, मतलब कि जब कम किलोमीटर चली हो। मैं चाहता था कि एक पूरा मैं ले लूँ एक्सपीरियंस इसका, फिर आपके पास आऊँ आपके चैनल पे बढ़िया करके जब डालूं। चलो तो फाइनली वो दिन आ गया है। सबसे पहली चीज़ भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो कितनी चला दी आपने इस भाई? ये चल चुकी है अभी एग्जैक्ट 9,990 किलोमीटर, मतलब 10,000 मान लेते हैं। चलो 10,000 पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उस टाइम ली कितने टाइम पहले थी और कितने की ली थी आपने? ये 1 साल हो गया, नवंबर में ही ली थी मैंने। ठीक है। और पूरा 1 साल हो चुका है। और जब ये ली थी 3,08,000 रुपए की ऑन रोड। 3,08,000 रुपए की ऑन रोड। ठीक है भाई, चलो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई। भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये बाइक को परचेज किया, इसके अलावा लाइक ड्यूक 390 उस टाइम न्यू आई हुई थी, आप उसकी तरफ जा सकते थे। इवन ड्यूक 250 की तरफ भी आप जा सकते थे। और भी कुछ ऑप्शंस थे लाइक डोमिनार हो गया, या फिर और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। उन सारी बाइक्स की सबसे पहले 390 के बारे में जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं गए आप 390 की तरफ? तो आप कह रहे हो 390 क्यों नहीं ली? मतलब 390 मैंने देखी भाई, मतलब देखते के साथ जब उसका जनरेशन 3 आई ना, मैं पागल हो गया। मतलब मैंने कहा क्या गाड़ी है यार, क्या ये है वो सब कुछ। फिर उसके बाद लेकिन बजट एक चीज होती है कि भाई वो जा रही थी 3.5 लाख से ऊपर, 365 की। ठीक है, क्योंकि हमने भी उस टाइम ही ली थी। हाँ, और मेरा बजट था उस रेंज में कि 2.5 से 3 लाख के बजट में। मतलब 2.5 लाख था वैसे तो, लेकिन बड़ा बढ़ा के 3 लाख भी कर सकते थे, जैसे ये कर लिया मैंने। मतलब सही बात है, सही मेरा मेन था 250 के लिए, ड्यूक 250 आई थी। ठीक है, वो मैं लेने वाला ही था। मैं गया, टेस्ट राइड वगैरह भी करी मैंने। उस समय बहुत मुश्किल आ रही थी। उस समय स्कैम पता नहीं क्या चल रहा था, KTM का छपरियों वाला सीन भी चल रहा था एक तो। जब भी मैं कहने का नहीं यार, ये तो चलो चलता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। छपरी मतलब बाइक नहीं होती है, बंदा होता है, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं गया उसके पास, वो देखी। फिर RTR 310 भी आ गई उसी समय, मतलब उस समय की बात है दोनों की। तो फिर मैंने बस एक कैलकुलेशन करी टेक्निकल, मतलब कि यार 2,75,000 की तुम्हें ड्यूक 250 मिल रही है और 3 लाख की 8,000 की मिल रही है, मतलब 30,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आपको बड़ा इंजन मिल जाएगा। और इसके लुक्स जो है मेरे को उससे अच्छे लगे। नहीं ये चीज़ मतलब थोड़ी सी ना, ये है हाँ, थोड़ी सी मुझे लगती है कि मस्कुलर लगती है, थोड़ी हैवी बाइक लगती है। ड्यूक 250 अब भी ना ऐसी आंखों में जब जाती, छोटी सी बाइक लगती है, कॉम्पैक्ट है। मतलब वो मतलब उसमें अलग सा फील नहीं आता, वो पुरानी जनरेशन जैसी थोड़ी बहुत फील आती है और थोड़ी यूनिकनेस नहीं थी। ठीक है। तो मैंने फिर सोचा, और उसमें बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा मिले थे उसी मतलब प्राइस रेंज में। तो मेरा वैल्यू फॉर मनी फिर ये लगी, मतलब उसके कंपेयर में ड्यूक 250 के। अच्छा चलो ये हो गए। अच्छा और सवाल करते हैं, लाइक डोमिनार 400 को आपने लिस्ट में नहीं रखा? हाँ, या बाकी जो और भी 400 सीसी कैटेगरी लाइक स्पीड 400 भी आई थिंक उस टाइम आती थी। आई थी बिल्कुल। तो वो बाइक्स भी चले जा सकते थे, वो भी वैल्यू फॉर मनी हो जाती, पावर अच्छी थी। बिल्कुल। मेरे को कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा रिग्रेट होता है। मतलब रिग्रेट मतलब कि मतलब क्या मैं वो ले सकता प्राइम स्पीड 400? मैं वैसे जितना चलाई नहीं, मेरे दोस्तों ने ली थी, लेकिन मैं चलाई थी। लेकिन वो थोड़ा सा ना मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे को थोड़ा मैच्योर लुक भी देती है वो बाइक, और पावर भी देती है, और ऐसे मतलब क्लासिक लुक इतना भी नहीं देती, मतलब मिडल उसमें अच्छी बढ़िया बाइक है। मॉडर्न प्लस क्लासिक है वो सबसे बेस्ट। मतलब मेरे को रिग्रेट बस चीज का होता है, उसकी सीट बहुत कंफर्टेबल पिलियन के लिए भी, तो वो बाइक ले लेते। लेकिन मेरे को ना थोड़ा शौक है स्पोर्टी एग्रेसिव बाइक का, तो इसलिए मैं उस पर तक गया नहीं, उस पे नहीं। और डोमिनार फिर हटी गई स्टार्टिंग से ही। मतलब मेरे को मजा नहीं आता, मतलब देख के, मतलब बाइक का इंजन मतलब वो टूरिंग के लिए बढ़िया है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को लुक ही नहीं अच्छा लगता उनसे। अच्छा उससे NS 400 आई थी? शायद नहीं आई थी। NS 400 जब नहीं आई थी। चलो तो फिर तो सवाल ही बेकार होता है फिर। ठीक है चलो, खैर कोई नहीं। आज भी तो मैं नहीं लेता। ये तो गोल बेचती है भाई। क्या मतलब क्यों नहीं लेते भाई, क्या दिक्कत है? भाई रीजन उसका ये है कि मतलब उसमें इंजन बड़ा दे दिया है पब्लिक, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी करके कि भाई इंजन दे दिया आपको, लेकिन बाकी सब कुछ जो डायनेमिक्स हैं वो 200 वाले हैं, सब कुछ मतलब 200 वाला है। मतलब पैसा तुम दे रहे हो तो बस तुम इंजन के लिए दे रहे हो, मतलब बाकी उसमें तुम मजा नहीं आएगा। मतलब वो ड्राइवेबिलिटी, राइडिंग एक्सपीरियंस तो आपको उतना अच्छा लेवल का मिलेगा नहीं, मेरे को जहाँ तक मैंने चला के देखा। मतलब अच्छा चलो ठीक है, घोर बेइज्जती करिए भाई, बेजाय वालों की छोड़ेंगे नहीं, तो बेइज्जती नहीं कह सकते, लेकिन मतलब थोड़ा सा पैसा पसंद नहीं आई, सिंपल सी बात है। मतलब पैसे बढ़ा के थोड़ा और चीजें कर सकते थे उसमें, मतलब वो हल्का फुल्का मतलब करके। चलो ठीक है। अच्छा भाई आपने 10,000 किलोमीटर चला दी है इस बाइक को, प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इसको बाइक स्टार्टिंग में एकदम प्रॉब्लम से पूछ रहे हो क्या? चलो बता देते हैं बिल्कुल, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। पहली प्रॉब्लम तो भाई सबसे पहले जो मेरे को स्टार्टिंग में फील हुई थी, जो लोगों ने मेरे पता नहीं वो फील हुई नहीं हुई, मतलब लोगों की वजह से भी फील हुई कि लोगों ने कह दिया कि भाई अपाचे R310 वाला इंजन है ना, इसमें वाइब्रेशन बहुत है। तो वो सुन के तो मुझे ही फील होने लगी थी वाइब्रेशन।
तो थोड़ी बहुत तो वाइब्रेशन है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने, मेरे एक भाई है लक्की भाई, उनकी ड्यूक 390 चलाई, वो जब चलाई तो मैंने फिर कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, मेरी वाली तो वाइब्रेशन फिर भी कम है। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से वाइब्रेशन इतनी भी नहीं है, लोग करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत है वो मैं मानूंगा। लेकिन इतना है कि आप अगर यामाहा है, सुजुकी या कोई जैपनीज ब्रांड चला रहे हो तो आपको बड़ा फील होगा, हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा। सही बात। लेकिन अगर वैसे कोई बाइक चलाई है आपने तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांड नेग्लिजिबल की अगर चलाइए तो ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है, अब इसके सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक लगता है मुझे वो है इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। जैसे मैं बाइक लेके आया था ना, उस समय 2-3 हफ्ते में मतलब मैं बाइक घुमा रहा था अपनी गली के अंदर, तो ये थोड़ी गिर गई थी ऐसी घुमाते वक्त ही, तो ये मेरा लीवर टूट गया। ठीक है, ठीक है, अभी 1 साल होने वाला है, हाँ, ये मेरे को कम से कम 6 महीने तक तो मिला ही नहीं शोरूम के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब मिलने के बाद भी फिर कॉस्ट की देखो इसकी, कितने ये लीवर भाई कितने का होगा आप बताओ? 2000 रुपये, 1500 रुपये, 1800, ठीक है, यहाँ तो मतलब ये भी 2000-1500 महंगा ज़्यादा आ जाता बोल है। दिया, ठीक है, सही ठीक बात है, सस्ते में आता है। ये मिल रहा है भाई 7,000 रुपये का, 7000 रुपये का, 5,500-6,000 का, 6,000 रुपये का मिल रहा है। भाई साहब 6000 तो बहुत ज्यादा है यार, इतने तो सर्विस होकर के खड़ी हो जाएगी बाइक 2 बार। बताओ अब कोई बंदे लीवर लगवाए इससे मैं बाहर के कोई रॉक्स कंपनी के अपने आफ्टर मार्केट नहीं लगवाने पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 1000 रुपये में लग जाएंगे वो तो हाँ, मतलब और अच्छे ब्रांड के लगवा लूंगा, अच्छे ब्रांड के लगवा लूंगा। नहीं यार, वो वाली बात है। 7000, वो कह रहे हैं कि तो महंगा है। हाँ, वो चीज़ें पता नहीं क्या सीन है। फिर उसके बाद अभी और स्पेयर पार्ट्स की बात बताता हूँ, मेरा इंडिकेटर खराब हो गया था यार अभी। कौन सा वाला इंडिकेटर? अच्छा ये जो आपके पास, ठीक हाँ, है, तो इसका पीछे वाला ये इंडिकेटर खराब हो गया। ठीक है, ठीक है। बाकी वैसे तो वो वारंटी में हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसका अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं लगा ये मेरा। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड सर्विस पे इसका मैंने अभी सर्विस करवाई थी, उसमें एयर फिल्टर था, एयर फिल्टर चेंज होना था। एयर फिल्टर भाई सर्विस करवाओगे तो चेंज करवाओगे, वही अवेलेबल नहीं है एयर फिल्टर। बताओ, एयर फिल्टर ही अवेलेबल नहीं है इसका तो भाई ये तो बहुत, मतलब ये फिर तो तुम्हें लद्दाख वद्दाख मारना पड़ गया तो हो गया काम हाँ, तुम्हारा। अब ये नहीं पता भाई, देखो मैं नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर जो मैं सर्विस सेंटर करता हूँ वहाँ की दिक्कत है या फिर ओवरऑल दिक्कत है, लेकिन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मेरे को तो नहीं मिल पा रही है भाई। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो यार ये तो बहुत ज्यादा, मतलब बताओ, एक तो चलो महंगा, चलो आदमी अपना बजट बना ले कि चल यार लगवा ही लेता हूँ, नई गाड़ी है, क्या सोचना है, उसमें से सामान ही अवेलेबल नहीं तो दिमाग तो खराब ही होगा। बिल्कुल। ठीक है, बाकी और बताऊं तो मुझे सबसे ड्रॉबैक अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिजाइन को लेके। तो डिजाइन में बस मेरे को ये फ्लो लगता है इसका पिलियन सीट। बाकी डिजाइन ऐसा है कि भाई इससे बढ़िया बाइक मुझे लगती नहीं डिजाइन के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पिलियन सीट का डिजाइन करा है ना, तो भाई पता नहीं क्या सोच के करा है डिजाइन। एक तो पता नहीं ये किस रीजन से दिया, मुझे समझ में नहीं आता। छोटी सीट दी है ना बच्चों को बिठाने के लिए। भाई बच्चा तो छोटा, किसका मिनियन है क्या कोई समझ में नहीं आ रहा। और ये भाई इतना बेकार है, एक तो ये पीछे वाले बंदे को भी जो चला रहा है राइडर उसकी भी चुभता है, उसके बाद जो पीछे बैठेगा उसकी भी चुभता है, और बैठ भी नहीं पाता, सीट भी छोटी सी है और कंफर्टेबल नहीं है। तो ये तो इसकी ये फ्लो है इसका। और दूसरी चीज बात करें अब, और क्या ड्रॉबैक बताऊं, एक अच्छा एक प्रॉब्लम इस बाइक में आ रही थी जब मैंने स्टार्टिंग में आपकी बाइक चलाई थी, याद है मैंने राइडर भी किया था, लैग करता था, जैसे अटक जाता था एक्सीलेटर। वो होता है अभी भी भाई? वो पता है आपने जब चलाई थी, जहाँ तक मुझे लगता है वो मेरे को अब फील नहीं होता। वो जब हुआ था जब इसके अर्बन मोड सब वो था सिर्फ। इसके अर्बन मोड ना इस तरह से कर रखा है, इसमें GTT टेक्नोलॉजी है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या होता है, आप थ्रॉटल भी मत दो, अपना रेस पकड़ती है ये। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है ये वो होता था कि लैग आता था जो भी आता था। लेकिन अब स्पोर्ट मोड्स में या कोई भी और मोड में चलाओगे ना, वो लैग फील नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी चीज़ें सही हैं। अब थोड़ा आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो चीज़ें आप जैसे यूज़ करते हो। सबसे पहले मैं अब जानना चाहूँगा ब्रेकिंग के बारे में, क्या कहते हो इस बाइक की? भाई ब्रेकिंग अच्छी है, नो डाउट अच्छी है इसकी ब्रेकिंग। जैसे कि पिछली मैंने सुना अपाचे RR की ब्रेकिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं मानती, लेकिन उससे तो अच्छी है और मेरे को अभी तक अच्छा फीडबैक मिला है। अच्छा फीडबैक मिला है, चलो ठीक है, ये हो गया। भाई एक चीज़ और मतलब पूछना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे इन्होंने अपनी जो नई वाली अपाचे लॉन्च में 38 bhp पकड़ा दी, आपको 35 पकड़ा दी। सही है। इससे पहले वाली भी तो बताऊँ, हाँ उससे पहले 33 थी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार इसमें भी वही दे दे, जब सेम इंजन है तो 38 bhp दे देते, क्या दिक्कत है? कम से कम थोड़ा पावर का तो लगता है कि हाँ पावर है गाड़ी में। भाई पता नहीं है TVS की साइड स्ट्रेटेजी हो कि हर साल हम बस जनरेशन चेंज करेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी पावर बढ़ा कर देंगे, वो कर देंगे बस। हाँ, थोड़ा फील तो होता है कि यार 38 मिल जाती, जब वही क्लचलेस हब मिल जाता, वो तो मैं करवाऊंगा भाई मॉडिफिकेशन में। अगर वो देखो पार्ट्स मिल जाए, वो पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है ना, बस दिक्कत ही है। वो तो मैंने सोच रखा था वो करवाऊंगा जैसे आएगा, तो क्योंकि इसमें लग जाएगा वो, अच्छा लग जाएगा। चलो ठीक है भाई। अच्छा अब ओवरऑल बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन के बारे में फीडबैक कैसा है बाइक का? सस्पेंशन नो डाउट ये भी बहुत सही काम करते हैं, मतलब बाकी मैंने जो वर्जन लिया है वो एडजस्टेबल वाला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब स्टिफ जहाँ पे स्टिफ जरूरत है वहाँ पे स्टिफ है, जहाँ पे कंफर्टेबल राइड पोजीशन देते हैं वहाँ पे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीट कंफर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, सीट कंफर्ट कैसा है इस बाइक का? भाई पिलियन वाला तो मैंने बताया कि वो सबसे बेकार है। बाकी अपने राइडिंग के लिए तो राइडर के लिए ठीक है, राइडर के लिए नो डाउट बढ़िया है। ठीक है। बाकी मुझे यार कोई कमेंट्स में बताना आप कि यार ये मैंने सुना कि ये भी मॉडिफाई हो जाती है क्या, ये मतलब सीट्स आप कंफर्टेबल करा सकते हो उसको? मैं भी शायद हो सकता है इस पे थोड़ा सा कुछ नहीं एक्स्ट्रा जो है वो देखते हैं, क्योंकि मेरे ही वीडियो के ऑटोफिशन वाले चैनल पे मतलब लोग ने डाला था कि आप इसकी ना बाइक की सीट कंफर्टेबल करा सकते हो, मतलब ऐसा। ठीक है। अच्छा भाई चलो अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब थोड़ी बहुत चीज़ों पे ऐसे आता हूँ, माइलेज क्या दे रही है ये बाइक आपको रियल लाइफ में, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई मेरे को लगता है इस
इंजन सीसी जो है ये जिस कैटेगरी में आता है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट माइलेज देती है, मेरे को लगता है। मतलब मैंने फील भी करा है, क्योंकि ये कैसी चला लो आप 28 से 32-35 किलोमीटर पर लीटर देती है। मतलब हाईवे पे 35 किलोमीटर पर लीटर मैंने इससे खुद निकाली है। ठीक है। ठीक है, 160-70 किलोमीटर गया था, वहाँ पे मैंने खुद देखा 35 किलोमीटर पर लीटर, और सिटी में चलाता हूँ मैं बिल्कुल नेक टू नेक वाले ट्रैफिक जैम में, वहाँ 28 निकाल के देती है आराम 28 से। निकाल अब वो आप बताओ कि आपके लिए कैसा है इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता था, लाइक जैसे आप ट्रैफिक में चलाते हो तो ट्रैफिक में मनूवरेबिलिटी ठीक है इस बाइक की? वेट कैसा भारी लगता है, हल्का लगता है, क्या नहीं लगता भाई, मनोबिलिटी बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे वेट चाहिए ना इसका वहाँ पे वेट भी मिलता है, क्योंकि ज़्यादा कम वेट होती है तो बाइक डगमगाती है, वॉबलिंग होती है। ठीक है। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी इसकी डायनेमिक्स, राइडिंग डायनेमिक्स, कटिंग वगैरह जो बोलते हैं ना अपने, हाँ। बढ़िया है। चलो अच्छा भाई, बाइक के अंदर आपको जो टायर्स मिलते हैं वो वन ऑफ, मतलब मेरे तो सबसे फेवरेट टायर्स हैं। हाँ। अगर मैं 110 और 150 सेक्शन में देख रहा हूँ, अपोलो मैं यूज़ करता हूँ, अच्छे हैं वो भी टायर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कंपटीशन के हैं। क्या कहना चाहते हैं आप भाई इस बाइक के बारे में? टायर की बात करूँ, टायर भी इसकी एक मेन यूएसपी है, क्योंकि पहले मुझे टायर के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी। मतलब जब पहले मैं R15 चलाता था उसमें MRF ज़ैपर चला रहा था, मुझे वही बढ़िया लगते थे। सही बात है, सही बात है। लेकिन जब मैं इस पर स्विच हुआ तो मेरे को पता चला कि हाँ भाई टायर से भी कोई बेनिफिट होता है, कुछ चीज़ होती है। बिल्कुल। भाई कभी फील ही नहीं आता कि इसमें मतलब और गिर जाऊंगा मतलब या कि मैं गिर जाऊंगा, स्किड हो जाएगी, चिपक के चलती है। बाकी जैसे कि कभी कभी वेट रोड आ जाता है या कुछ हो जाता है, उस पर भी ये चिपक के चलता है, मतलब पक्के चलती है। बिल्कुल। तो भाई बस मुझे ये लग है रहा है थोड़ा 10-15 हज़ार, 12-16 का आसपास बस का यही इसका एक ड्रॉबैक है कि महंगे बहुत है, लेकिन जैसी चीज लोगे वैसे ही चीज है, मतलब जितना मीठा डालोगे नहीं यार, जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है मेरे को लगता है ये टायर ज्यादा थोड़े सूट करेंगे इसको, मेरे जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी मतलब मैंने सुना है कि वो भी क्या बोलते हैं कि लॉन्गिटिविटी जो है ना टायर की वो भी कम है, शायद 12,000 हाँ, इतना ही रहता है इन टायर्स का, मेरे हिसाब से इतना ही रहता है, बाकी मैं कह नहीं सकता। हेडलाइट्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? लेकिन मैंने अभी तक चेंज नहीं करा, बड़े चल रहे हैं मेरे तो। अच्छा, 10,000 हो चुके हैं मतलब। हाँ 10,000, हाँ अभी बाकी हैं यार, अच्छे खासे बाकी हैं। हेडलाइट्स के बारे में क्या कहना चाहते हेडलाइट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। हैं? वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल, आप खुद चेक करोगे, अभी तो रात नहीं हो रही, मतलब दिन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चेक करोगे ना तो मतलब जरूरत नहीं है कि बहुत सारे एक्सेसरीज लगवाएं, एक्स्ट्रा लाएं, नहीं बिल्कुल एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं है ना। चलो भाई, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, क्विक शिफ्टर के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्विक शिफ्टर कैसा काम करता है इस बाइक का? क्योंकि ये आपने जो लिया है क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है भाई। क्विक शिफ्टर और कुछ चीजें बता रहे हैं ना, लाइट और क्विक शिफ्टर, तो मुझे फिर ना ड्यूक 250 छोड़कर रिग्रेट नहीं होता। मैंने सुना है इसकी ड्यूक वाली जो है उसकी हेडलाइट भी बेकार है और उसका क्विक शिफ्टर भी इतना अच्छा अप टू द मार्क काम नहीं करता है, बट इसका क्विक शिफ्टर भी बहुत स्मूथ है, बेटर स्मूथ। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आप मतलब क्विक शिफ्टर कभी कभी लैग करे या नहीं करे, मतलब बहुत स्मूथली वर्क करता है। मतलब डाउन शिफ्ट में भी कर लेता है वो, और अप शिफ्ट में तो ऐसा बस खट 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 डालते रहो, मक्खन की तरह, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अच्छा अब आते हैं एक सवाल के ऊपर, जो कि अब तो खैर सर्दियां आ गई है, वाइब्रेशंस एंड हीटिंग। वैसे तो आपने वाइब्रेशन का बता दिया, बट एक्चुअली मैं मतलब जानना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो अब खूब लंबी राइड कर रहे हो या सिटी में चला रहे हो, तो वाइब्रेशन इरिटेट वाली है या नॉर्मल वाली है, जो कि बंदा मतलब थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा तो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं? और हीटिंग इशू? देखो, अब मैं सबसे पहले वाइब्रेशन की बात कर लेता हूँ। वाइब्रेशन का ना, वाइब्रेशन का सीन मैं ऐसे बता सकता हूँ, अगर जैसे अगर आप बहुत ही फील कर रहे हो बाइक को, मतलब या तो बाइक को फील कर रहे हो या फिर राइड को फील कर रहे हो। अगर राइड को फील कर ररे हो तो वाइब्रेशन नहीं महसूस होगी। लेकिन आप बाइक को फील कर रहे हो कि भाई मतलब चल रहा हूँ, तो फिर वाइब्रेशन फील होगी हाथों में 100 की स्पीड पे। 100 की स्पीड, 70 जब 7,000 आरपीएम से ऊपर जाती है ना, तो वाइब्रेशन हाथों में आती है। अच्छा, ठीक है, वो तो है। बाकी अगर फिर फील कर रहे हो बाइक की जो स्मूथनेस है, इसकी गियर शिफ्टिंग है या फिर जो भी राइडिंग क्वालिटी है, फिर आप वो भूल जाओगे, वो एकदम निकल जाएगा। मतलब यार पहली बात तो इसमें वाइब्रेशन इसलिए भी आती है, इसका जो इंजन है ना वो रिवर्स इंक्लाइंड है, तो वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी वाइब्रेशन इसके यहाँ पर आगे टैंक के पास और इधर आ जाती है। ठीक है। हीटिंग इशू? हीटिंग इशू मैंने आपका सर्दी है, लेकिन मैंने इसको गर्मी में भी चलाया है, जो 45 डिग्री पड़ रही थी, बिल्कुल जून जुलाई की गर्मी में भी चलाया है, तो हीटिंग इशू मतलब इतना हीट नहीं हुई। और जो इसका डिजाइन है ना हीटिंग का, वो इस तरह से है कि इसमें आपको पैरों पे इतनी आती नहीं है। सारी हीट जो है इनके ये पूरा इन्होंने डक्ट बना रखा है, पूरा यहाँ से निकल जाती है नीचे को, क्योंकि बहुत सी ड्यूक वगैरह में क्या होता है कि आपकी थाई के ऊपर खुली रहती है, खुली रहती है, वो वहाँ आती है। इसकी वजह से यहाँ पर आती है, जब आपके यहाँ एग्जॉस्ट देख रहे हो यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ आपके पीछे बम पे थोड़ा पीछे साइड वहाँ पे फील होगा हल्का बस। ठीक है, मतलब मैनेजेबल है, ठीक है, कोई हाँ। और बार बार ये नहीं कि वो किक इन हो रहा है, मतलब रेडिएटर आपको पता नहीं चलेगा, किक इन भी होता है तो पता नहीं चलेगा। चलो भाई, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, एक नेक्स्ट सवाल मेरा ये था कि आपने सर्विस कितनी करा ली इस बाइक की? मैंने 3 सर्विस करवा ली है इसकी, अभी हाल ही में सर्विस करा ली है। कितना सर्विस कॉस्ट आया और बिहेवियर कैसा है टीवीएस का? लाइक अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो, कितना अच्छे से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं वो? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो ये मेन है, क्योंकि देखो बाइक तो बेचने के लिए हर कंपनी बैठी है। सही है। आफ्टर सेल सर्विस इंसान को, क्योंकि आप बार बार वहाँ जाओगे, बार बार शोरूम तो जाओगे नहीं, जाओगे तो सर्विस सेंटर। बिल्कुल। और इस बाइक को कहीं हम बाहर किसी मार्केट वाले लोकल मैकेनिक से करवाने नहीं चाहते, तो वो दिक्कत तो है कि एक सर्विस की बताता हूँ, मेरे को लगता है करेगा भी नहीं कोई। हाँ, करेगा स्टार्टिंग में तो करेगा। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो कहाँ से करेगा? बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर्विस का, तो सर्विस में ना
इनका जो कोस्टिंग, आप कोस्टिंग की बात करी, कोस्टिंग मेरे को ठीक है, मतलब 2200-2300 रुपये आती है मेरी कोस्टिंग, तीनों सर्विस की इतनी आई, ठीक है, तीनों सर्विस की इतनी कोस्टिंग आई 2200-2300, जिसमें 1750 का इनका इंजन ऑयल आता है खुद का, और ये खुद का इंजन ऑयल डालने को कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि KTM में ऐसा होता है कि आप मोटूल वगैरह का भी डाल सकते हो। मॉड्यूल का ही डालते हैं वो मोटूल का ही डालते हैं, मॉड्यूल का ही डालते हैं वो। अच्छा, इनका इनकी ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि हमारे पास से सर्विस कराओ, ये चीज हाँ, तो हमसे वारंटी डलवाओ। वॉइड हो जाएगी, ऐसा हाँ, कुछ समझ कहते गया, हैं समझ गया, मेरे समझ से। गया। अगर आप मॉड्यूल डलाना चाहो तो नहीं डलवा सकते, डलवा लो, डलवा देंगे, कहीं डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर वारंटी वारंटी ऐसा आउट कर दें, फिर तो फायदा क्या यार, अब इतनी महंगी बाइक लेकर वही। तो बाकी मेरे को लगता है कि उनका भी इंजन ऑयल जो है अपने ग्रेड का ही होगा, लेकिन जो भी है चलो ठीक है, डलवा लेते हैं वो भी। डलवा लेते हैं वो भी, चलो। सो उसके बाद ये हमने 2200-2300 उसका आता है। बाकी अब रही इनकी फीडबैक की बात कि उनको कुछ बात बताएं और वो सॉल्व करते नहीं करते, ये जानना ज्यादा ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब उनकी जो दिक्कत ये है कि भाई वो अभी नई बाइक आई है, इतने सारे टेक्नोलॉजी फीचर हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल फीचर है इतने सारे, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि वो भी सीख रहे हैं, जो टेक्नीशियन भी हैं, सही बताऊं, उनका कोर्स होता है, उनको आती है 160 करनी है, अपाचे 160 नॉर्मल जो नीचे की बाइक ऊपर की नहीं आती, मैंने देखा है चीज। पूरे ही सर्विस सेंटर में चाहे 20-25 टेक्नीशियन होंगे ना, 20 जने भी होंगे, तो उनमें से जो बंदा सीखा हुआ होगा वो 1 या 2 ही बंदा होगा पूरे उसमें, जो ये RR 310 कर पाएगा या RTR 310, ठीक है। तो वो सीख के आते हैं। अब वो अभी नई बाइक आई है, हम भी कोई पेपर देने जाते हैं तो एकदम सारा सीख तो नहीं पाते, सही बात है। तो वही चीज़ें, एक तो सबसे पहले मेरा मेन इशू था इसमें ना, GoPro कनेक्ट होता है, आप अपना GoPro कनेक्ट कर सकते हो, वो मेरा आज तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कैसे कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा, 1 साल हो गया भाई को। हाँ, मतलब वो फिर एक मेरी मैक आईडी मांग रहे थे भाई, मैक आईडी मेरे को पता नहीं कहाँ से मिलेगी, मतलब तो वो मेरे भी इशू हो सकता है कि एक मैक आईडी डालेंगे वो अंदर से, इसके अंदर वो फिर हर बार अपना कनेक्ट रहेगा, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में मेरे को जो इशू बताए थे मैंने, वो तो यार रिजॉल्व भी करे उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, अब रिजॉल्व करे, ठीक है। जैसे जैसे वो मतलब खुद आगे चाहे अपने सीनियर से बात करके उन्होंने कंफर्म कराओ, टेक्नीशियन ने कैसे भी कराओ, लेकिन मुझे बताते थे, ये बात तो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो बस वही है कि मतलब काम का रिजोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम में मिलता है, और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में अभी तक नहीं है, बताओ यार, साल भर बाद भी अगर आप कह रहे हो, चलो मान लो अभी आने लगा होगा, जब बंदे ने शुरुआत में ली होगी, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब तो खड़ी होगी वो। मैं बताता रहा था, मैं तो चलो मैं चला ही रहा हूँ काम से, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं टूटा, बिल्कुल सही, लेकिन फिर जिसका बिल्कुल टूट गया बिल्कुल, वो कैसे करता, वो तो उसकी तो हालत खराब हो जाती, ये तो चीज़ है। तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो बड़ा इशू है, अवेलेबिलिटी, सही बात है, चलो भाई ये चीज़ है। अच्छा भाई, एग्जॉस्ट के डिज़ाइन के बारे में क्या कहना चाहते हो, थोड़ा सा जान, मतलब तुम्हें लगता है ये अच्छा, ये मतलब ऐसा नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से मैं देखता हूँ बहुत मजा आया, यहाँ से बहुत मजा आया, यहाँ आते ऐसा लगता है जैसे कि बस ये क्या कर दिया, ये करा क्या था आपने, मतलब इस बाइक से थोड़ा सा ना पूरे चांद में जो दाग लगता है ना, वो लगा पड़ा है, ये दाग है चांद में जो होता है ना, तो बहुत तो मेरे को तो अब आदत सी हो गई, तो मेरे को इतना फील नहीं होता, क्योंकि अब ये है ना रेगुलर चलाते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात, अब ये रहनी अपने साथ ही है, तो अब ये है। बाकी बस ये चीज़ तो आपने सही कही, बहुत से लोग पहले से स्टार्टिंग से कहते हैं कि यार ये एग्जॉस्ट चेंज कर दो, नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत, मतलब दिक्कत क्या, टेक्निकल इशू है कुछ, कि इसके कैटेलिटिक ना सब इसके अंदर ही है। हाँ, समझ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूँ, हाँ, क्योंकि इन्होंने रिवर्स इंक्लाइन कर रखा है ना, तो आगे हाँ, सारा माल यहाँ ढोलकी बोलते हैं ना, लोकल लैंग्वेज ढोलकी, समझ गया। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं तुमसे एक आखिरी सवाल करता हूँ, जैसे सपोज करो ये बाइक है, ये आपको 3,10,000 की पड़ी, हाँ ठीक है, इसके अंदर अलग अलग से वेरिएंट दे रखे हैं कि सस्पेंशन ले लो, सीटेड वो ले लो, तो मैं लगता है सच में वो बहुत यूजफुल हैं। और एक सवाल और रहेगा, क्रूज कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्या रियल लाइफ में कितना अच्छा है ये, क्योंकि ये फर्स्ट बाइक थी जिसमें क्रूज कंट्रोल आया था, जहां तक मुझे मालूम है, मतलब लोअर सेगमेंट में, तो उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। भाई क्रूज कंट्रोल की पहले बात बता देता हूं। हाँ, पहले आपको क्रूज कंट्रोल एक फीचर ऐसा था कि लोग इसकी वजह से बहुत से बाइक इसकी तरफ जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये क्रूज कंट्रोल है बिल्कुल हाइप, और थोड़े बाइक की जो कूलिंग सीट वगैरह आई थी, तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स थी उनकी, लेकिन क्रूज कंट्रोल फिर भी मेरे लिए बेनिफिट है, मतलब लॉन्ग राइड जो बंदा करता है ना, उसके लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल सही वर्क करता है, बढ़िया वर्क करता है। आप अगर हाईवे आप जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो वहाँ पे अच्छा काम करता है, मतलब नो डाउट उसमें एवरेज भी बाइक की आपकी अच्छी निकल के आती है, आप ज़्यादा अपने हाथों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, तो ठीक है, आराम से बैठे रहो, ठीक है, चलो ये तो आपने बता दी, चलो ये। बट जो रियल लाइफ में जैसे सस्पेंशन के लिए कहते हैं कि आप सस्पेंशन के लिए अलग किट ले लो, और टायर प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए अलग आप किट ले लो, लगता है आपको यूजफुल होगा वो इतना पैसा देने के बाद? भाई देखो, अब ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि आपने भी नहीं लिया उस चीज को, तो मैं वो सेंस की बात आती है। अब देखो किसके लिए क्या बेनिफिशियल है, मतलब वह चीजें तो वो दी हैं, तो बेनिफिट तो हुआ कुछ ना कुछ उनका, लेकिन अब किस कॉस्ट पे बेनिफिट है वो देखो। अब जितने की वो लगाएंगे, किट विट लगाएंगे ना, ये 3,60,000 की ये पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब ड्यूक के बराबर ही हो जाएगी बिल्कुल। तो बताओ आप ड्यूक 390 लोगे, इसमें वो सब चीजें आ रही हैं, उसमें भी एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है, सब कुछ आता है, ठीक है, इंजन लगा रहा है बढ़िया, मतलब इंजन की पावर अपन को 45 bhp बिल्कुल, तो वो चीज पे आ जाती है। तो फिर इस बाइक के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता वो बिल्कुल भी, अगर वो चीजें तुम सस्पेंशन करवाओगे, ये करवाओगे, तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अच्छा चलो भाई, एक आखिरी सवाल करते हैं, देन वीडियो को खत्म करते हैं। क्या आप रिकमेंड करते हो, सपोज एक बंदा निकला कुछ 3-3.5 लाख रुपए लेकर के, ड्यूक 390 भी सोच रहा है, ड्यूक 250, 3 लाख बोलो, मतलब 3 लाख की रेंज में 3.5 लाख, तो फिर ड्यूक 390 है। नहीं, ड्यूक 390 तो है, बट जरूरी नहीं है ना कि हर बंदे की रेफरेंस पावर ही हो।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार नॉर्मल पावर भी मेरे को 30-33 bhp 35 bhp मिल जाएगी तो भी इनफ है, चाहे वैल्यू फॉर मनी चाहिए NS 400 हो गई। अगर सपोज करो कि वो बंदा कहीं ना कहीं मन बना के बैठा है कि चलो यार ये ले लेता हूँ, क्या उसे लेनी चाहिए? पहले तुम्हें 3.5 लाख रुपए का अगर बजट है किसी बंदे का, हाँ। वैसे 3,10,000 में भी आ रही है, हाँ। और ये आ रही है 2,75,000 में भी। हाँ तो 1 बाय 1 में बता दूं तीनों वेरिएंट ठीक के है। बारे में, जिससे पता चल जाएगा आपको आइडिया इससे थोड़ा लोगों को वो हो जाएगा हाँ ना, बिल्कुल information ब्रीफ मिल में हो जाएगी। जाएगा। हाँ तो 2,75,000 की जो आ रही है, जो बिना किक शिफ्टर के आती है, ठीक है। तो वो तो लेना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बाइक ले रहे हो ना, तो किक शिफ्टर का मजा लेना चाहिए, मतलब लेना चाहिए। ठीक है। बाकी उसमें लेना चाहो तो ले भी सकते हो, मतलब हाँ, लेकिन जिसका बजट कम है, जिसको थोड़ा है कि नहीं यार कि लुक चाहिए मेरे को, हाँ मेरे को इंजन ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फीचर वीचर। हाँ, हाँ, बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि वैसे जिन्हें होते फीचर हैं। से मतलब नहीं है, ठीक है तो फिर तो ले सकता है वो, मतलब बजट कम है तो। ठीक है। लुक्स की वजह से ही, अब अगर आपको चाहिए एक बजट में फीचर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो 3 लाख के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया बाइक है। मतलब वैल्यू फॉर मनी लगती है, मतलब इतना वैल्यू फॉर मनी इतना नहीं कहूँगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि आज भी टीवीएस बजाज ये इतनी नहीं हुई कि एक सीसी 1,000 रुपए की बेचे, मतलब 310 सीसी है तो 3,10,000 की बेच रही है। ठीक है सही तो ये तो सुपर बाइक बेचती है भाई, इतने की बिल्कुल सही बात। वो नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अच्छा एक चलो ये सारी चीज़ आपकी, चलो मैं खत्म करता हूँ, मैं इजी करता हूँ थोड़ा सा। लाइक सपोज करो कोई बंदा कह रहा है ड्यूक 390 वर्सेस अपाचे 310, कौन सी लेनी चाहिए उसको? ड्यूक पैसा है 390 उसके पास ना, हाँ पैसा है उसके पास, दोनों का बजट है, इसका भी बजट है उसका भी बजट है। अगर उसको लुक्स पहले तो सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा माइंड में, लुक्स क्या चीज को चाहिए। ठीक है, लुक्स के ऊपर तो फिर मैं बोलूंगा नहीं बाकी, लेकिन अगर उसको चाहिए पावर्स, उसको चाहिए थोड़ा सा कि रॉ पावर चाहिए उसको, एकदम कि मतलब मजा आए, रश वाली एड्रेनलिन वाला फील चाहिए, बिल्कुल। तो वो तो फिर डुक 390 पे जाए। 390 पे बाकी उसको एक मैच्योर राइड और लुक्स भी चाहिए और स्पोर्टी भी चाहिए, और कहीं बंदा खड़ा हो जाए यूनिकनेस दिखे, तो फिर तो उसकी तरफ चला तो जाए। उसकी तरफ चले जाना चाहिए, ठीक है चलो। बाकी NS 400 को तो आपने कुछ ज़्यादा तगड़ी तरीके से धो दिया, तो मुझे लगता नहीं कि उसको उसके बारे नहीं में धोने वाली बात नहीं, देखो उसमें भी बजट का सीन आ जाता है ना, वो अपने पास जितना अगर बजट, उस हिसाब से वो बहुत बढ़िया बाइक है जिस बजट पे आती जिस है। बजट पे आती है, ठीक है, ये भी बात तो है। अब क्योंकि वैल्यू फॉर मनी 400 सीसी कैटेगरी बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो तो नो डाउट आंखें बंद करके ले सकता है, अगर 400 सीसी चाहिए उसको, टूरिंग करनी है, जो भी करना है। लेकिन अगर जिसको बाइक चलानी है, फील करना है, राइड क्वालिटी अच्छी देखनी है, राइडिंग एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए, तो फिर ये है भाई, मतलब चलो भाई। तो देखो भाई ये था पूरा का पूरा भाई का ओनरशिप एक्सपीरियंस, एंड हियर इज द चैनल नेम ऑफ भाई का, मतलब ऑटो फिक्शन के नाम से एक चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने डेफिनेटली आई थिंक सो कि देखा तो जरूर होगा इस चैनल को। और एक दूसरा चैनल भाई का यहाँ पे मिल जाएगा, अथर का सफर। लाइक अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड जानना है तो अथर के सफर पे मिल जाएगा। हाँ, बाकी थोड़ी सी हाँ सब पे अच्छा दोनों पे ही मिल जाएगा, मिक्स्ड। हाँ मिक्स, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी बाइक के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा इंटरेस्टेड है भाई अपनी बाइक का ओनरशिप मुझे देने के लिए, तो आप इंस्टा पे या फिर मेरे को मेल कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपसे मिलकर आपके साथ वीडियो बनाई जाए।